यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, दिल्ली 110069। यह वही संस्था है जो भारत देश के हजारों करोड़ों युवाओं के दिलों में बसती है और सभी लोग इसके द्वारा चयनित होने के सपने दिन रात देखते रहते हैं। जी, ये वही संस्था है जो हमारे देश के आईएएस, आईपीएस अधिकारी इत्यादि इत्यादि अधिकारियों का चयन करती है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम यूपीएससी से जुड़े हुए विभिन्न प्रावधानों को जानने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल और आपका स्वागत है हमारे चैनल कुणाल इंस्पायरिंग पर। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का वर्णन संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में किया गया है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संवैधानिक निकाय है। जिस किसी भी निकाय का गठन संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया जाता है वह एक संवैधानिक निकाय होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग हमारे देश की एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। यह सेंट्रल लेवल पे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि संघ लोक सेवा आयोग का केवल काम जो होता है ये एग्जाम कंडक्ट कराना होता है। इसके अलावा आगे की जो व्यवस्था होती है, वेतन भत्ते देखना, कैडर एलोकेशन इत्यादि इत्यादि चीजें, यह सभी यूपीएससी नहीं देखती। यह सभी हमारे देश के डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा देखा जाता है। तो यूपीएससी का काम केवल एग्जाम कंडक्ट करवाना होता है और रिजल्ट तैयार करके गवर्नमेंट को सौंप देना होता है। इसके आगे की जो व्यवस्था होती है वो डीओपीटी के द्वारा देखी जाती है। चलिए अब हम इसकी संरचना को समझ लेते हैं, ये किस तरह से बनती है। वैसे सच इतना ही है कि संविधान के अंदर यूपीएससी से जुड़े हुए किसी भी ज्यादा बातों को नहीं बताया गया, यानी कि यह नहीं बताया गया है कि इसकी संरचना किस प्रकार होगी। इसका एक अध्यक्ष होगा, अब अन्य सदस्य होंगे, पर वो अन्य सदस्यों की संख्या क्या होगी इसका वर्णन नहीं किया गया। इसके सदस्यों को वेतन कितना दिया जाएगा, पद अवधि वगैरह, या पदों से कैसे हटाया जा सकता है, इन सभी बातों के बारे में कोई खास वर्णन नहीं किया गया है। तो इसीलिए इन सभी चीजों की जो जिम्मेदारी है वो हमारे देश के इन सभी चीजों की जो जिम्मेदारी है वह हमारे देश के राष्ट्रपति पर आ जाती है। वर्तमान स्थिति को समझते हैं। वर्तमान में भारत के संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष है और वहीं अन्य सदस्य हैं। इन अन्य सदस्यों की संख्या 9 से 11 के बीच रहती है। वहीं साथ ही साथ ये बात देखने वाली है कि इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर योग्यताओं की बात करें तो वैसे तो कोई भी खास योग्यता का फैसला नहीं किया गया है, पर यह देखा जाता है कि यूपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष बनने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे या फिर स्टेट गवर्नमेंट के नीचे 10 साल तक सर्विस कर चुका हो और उसे 10 साल का एक्सपीरियंस हो। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति है और वह राष्ट्रपति को इस पद के लिए योग्य लगता है तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति उस व्यक्ति को संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकता है। वहीं इसके अलावा यदि हम इनकी पद अवधि की बात करें तो सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पद अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। यानी कि वह लोग 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में से किसी भी एक पर जो पहले हो जाए उस समय तक वह लोग उस पद पर बने रह सकते हैं। यदि 6 साल पहले हो रहे हैं तो इस स्थिति में उसे 6 साल के बाद पद छोड़ना होगा, परंतु यदि 65 वर्ष की उम्र वह पहले पूरी कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसे 65 वर्ष की आयु होने के बाद अपना पद छोड़ना होगा। इसके अलावा वह अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप कर भी अपना पद छोड़ सकता है। इसके अलावा एक अन्य प्रावधान यह है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी हटाया जा सकता है, किंतु इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान है। इसके लिए विशेष प्रावधान कुछ इस प्रकार है कि यदि कोई भी सदस्य या फिर अध्यक्ष संवैधानिक प्रावधानों के बाहर काम करे, यानी कि अपने कर्तव्यों का गलत तरह से प्रयोग करे, अपने अधिकारों का गलत तरह से प्रयोग करे और अपने पदों से बाहर किसी भी लाभ को धारण करे, या वह उसको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति दिवालिया है, ठीक है, या मानसिक रूप से वह पद को नहीं संभाल सकता, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को या अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है और वह कंडीशन यह है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य या राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है। मान लीजिए यदि कभी भी ऐसा कोई प्रश्न उठता है, किसी व्यक्ति को हटाया जाता है, तो यह मामला देश के उच्चतम न्यायालय में जाएगा। उच्चतम न्यायालय सभी विषयों को देखेगा और यह देखेगा कि उस व्यक्ति को जिन विषयों के तहत, जिन मामलों के तहत हटाया जा रहा है वह सार्थक है या नहीं। यदि उच्चतम न्यायालय यह पाता है कि वह सभी विषय सार्थक हैं तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को उस पद से हटना होगा। परंतु राष्ट्रपति के अनुमोदन के बावजूद यदि सर्वोच्च न्यायालय यह पाता है कि उस व्यक्ति को हटाया जाना सही नहीं है
तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अपना पद नहीं छोड़ना पड़ेगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होता है। चलिए अब हम एक व्यवस्था यह भी है कार्यवाहक अध्यक्ष की, तो कार्यवाहक अध्यक्ष को भी समझ लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य दो स्थितियों के अंदर संघ लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बन सकता है। मान लीजिए अगर कभी भी ऐसा होता है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का पद खाली हो, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद खाली होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन यूपीएससी का अध्यक्ष बनने के लिए अब तक जो सामान्यतः व्यवस्था देखी गई है, किसी भी वरिष्ठतम व्यक्ति को ही कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है। वहीं या फिर अगर वर्तमान अध्यक्ष किसी भी तरह से अपना पद पे कार्य नहीं कर सकता, वह छुट्टी पर है या किसी अन्य कारण से वह पद नहीं संभाल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी वरिष्ठतम व्यक्ति को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो अभी तक हमने इसकी संरचना, योग्यता, पद की अवधि, कार्यवाहक अध्यक्ष और पदों से हटने की व्यवस्था को समझ लिया। चलिए अब हम यह समझते हैं कि यूपीएससी को क्या क्या स्वतंत्रता है। देखिए यूपीएससी की यह स्वतंत्रता है, इसको पद अवधि की पूरी सुरक्षा है, यानी कि यूपीएससी के किसी भी व्यक्ति को हटाया जाएगा तो उसे केवल संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही हटाया जाएगा। भारत का राष्ट्रपति कभी भी किसी भी व्यक्ति को मनमानी से उसके पद से नहीं हटा सकता। वहीं दूसरी बात यह है कि अलाभकारी परिवर्तनों से सुरक्षा, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनने के बाद किसी भी व्यक्ति के वेतन और भत्तों में कमी नहीं की जाएगी, उसको वे सभी वेतन और भत्ते उसके रिटायरमेंट तक मिलते रहेंगे। इसके अलावा वहीं एक बात देखने वाली यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी का सदस्य नियुक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी सर्विस पर रिटायर होने के बाद नहीं जाएगा, लेकिन उसके पास केवल एक ऑप्शन यह बचता है कि संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य रिटायर होने के बाद केवल और केवल या तो यूपीएससी या फिर स्टेट किसी भी या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो सकता है। इसके अलावा वह किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं होगा। वहीं साथ ही एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि यूपीएससी का कोई भी सदस्य या अध्यक्ष अपने उस पद पर दोबारा नियुक्त नहीं होगा। यदि वह एक बार का अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसको रिटायर होना पड़ेगा। यदि वह सदस्य है तो वह यूपीएससी का अध्यक्ष या फिर राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, परंतु इसके अलावा वह किसी अन्य नौकरी को धारण नहीं करेगा। इसके अलावा यूपीएससी के कुछ अन्य कार्य होते हैं, उन कार्यों को समझते हैं। यूपीएससी का जो मुख्य कार्य है वह सेंट्रल लेवल पर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना होता है तथा उसका रिजल्ट तैयार करने का काम यूपीएससी का होता है। यह इन परीक्षाओं के अंदर सेंट्रल लेवल की ए और बी ग्रेड की परीक्षाओं का आयोजन करता है। वहीं एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाएं मेरिट बेस्ड होती हैं, यानी कि इनके अंदर चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है। वहीं साथ ही साथ अगर कभी यूपीएससी ऐसा पाता है कि किसी भी संयुक्त नौकरी के लिए यूपीएससी की जरूरत राज्य सेवा आयोग को है, तो ऐसी स्थिति में यूपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग की सहायता करती है और परीक्षाओं का आयोजन करवाती है। इसके अलावा यूपीएससी के कुछ सलाहकारी कार्य भी होते हैं। अगर यदि कभी भी यूपीएससी से किसी राज्य का राज्यपाल कोई सलाह मांगता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार यूपीएससी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अपनी सलाह दे सकती है। वहीं यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी विभिन्न मामलों में सलाहें दे सकती है। साथ ही साथ इसके अलावा यूपीएससी के अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस इत्यादि लेवल्स की परीक्षाएं आयोजित करवाता है। इसके अलावा यदि इन परीक्षाओं से जुड़ी हुई कोई भी मामले यानी कि कोई भी समस्या या विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में भी वह सब चीजें यूपीएससी को ही देखनी होती है। यदि कभी भी किसी विषय पर विचार मांगे जाते हैं यूपीएससी से तो यूपीएससी को अपने विचार भी देने होते हैं। वहीं साथ ही साथ हर वर्ष यूपीएससी का यह भी काम है कि यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपे और वह रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाती है। साथ ही एक बात देखने वाली यह भी है कि यूपीएससी की बहुत सारी सीमाएं भी हैं। इसके अलावा यूपीएससी की कुछ सीमाएं भी होती हैं। चलिए अब हम उन सीमाओं को भी समझ लेते हैं। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपीएससी कभी भी एससी, एसटी तथा ओबीसी के आरक्षण, उनकी आयु इत्यादि मामलों में कभी भी अपनी मनमानी नहीं करेगी। ऊपर से जो भी उसे निर्देश दिए जाएंगे यह उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए सरकारी सेवाओं के अंदर एससी, एसटी तथा ओबीसी कैटेगरी के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करेगी। साथ ही दूसरी बात यहाँ देखने वाली यह भी है कि यह कभी भी सी और डी लेवल की परीक्षाओं का आयोजन नहीं करती। इसका जो मुख्य कार्य है वो यही है कि यह केवल ए और बी ग्रेड की परीक्षाओं का आयोजन कराए। वहीं इसके अलावा एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि भारत का राष्ट्रपति कभी भी यूपीएससी में
परीक्षाओं से जुड़े हुए किसी भी नियम में परिवर्तन कर सकता है या किसी भी नई सर्विस को उसमें ऐड कर सकता है या इसकी सर्विसेज को कम भी कर सकता है। ये सभी काम भारत के राष्ट्रपति कभी भी कर सकता है, परंतु 14 दिनों के भीतर उन सभी प्रस्तावों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा देश की संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है और उसके बाद संसद में इसको पास किया जाता है। तो आज की इस क्लास में हमने यूपीएस से जुड़ी हुई विभिन्न चीजों के बारे में समझा। मुझे उम्मीद है कि इन सब चीजों को आपने ठीक से समझा होगा, आपके बहुत सारी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, और आप आने वाली परीक्षाओं में यदि इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। इसके अलावा यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, उसके बारे में जल्द से जल्द आपको जवाब दिया जाएगा। और यदि कोई वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर टैप करके अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। आज की क्लास में केवल इतना ही, कल हम फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।